Hello students, today's our topic is combination of capacitors। बेटा आप सभी को याद होगा इस समय हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी के बारे में हमने सारी की सारी स्टडी की। आज हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मीन्स एक से ज़्यादा अगर कैपेसिटर्स हैं उनको हम कंबाइंड करेंगे और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को आज स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। तो मैं आपको बताऊं, दो सिचुएशंस मेरे पास ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। पहली नेसेसिटी हमारी ये है कि कभी कभी हमें किसी एक ऐसे कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, एक ऐसे कैपेसिटर की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि बाय चांस मुझे 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर नहीं है। हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड के हैं, 3 माइक्रोफैरड के, 4, 5, 6, 7 ये सब हमारे पास हैं, लेकिन 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का ही कैपेसिटर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बाकी हैं इनको कंबाइंड करके हम 10 का बना सकते हैं। तो वो 10 कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, अच्छा, एक प्रॉब्लम ये तो हो गई हमारी कि जो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमको चाहिए वो हमारे पास नहीं है, उससे कम उससे ज़्यादा हमारे पास बहुत कैपेसिटर्स हैं। तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। एंड सेकेंड कि हमें कोई सर्किट हमको दिया गया, उस सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स आपस में कंबाइंड हैं और जब हमने उसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ा, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स एक बैटरी होती है। तो जब हमने उसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ा तो वो सभी कैपेसिटर्स ने थोड़ा थोड़ा चार्ज भी लिया, उनकी दोनों प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सर्किट में जो हमारा वोल्टेज का सोर्स मींस बैटरी लगी हुई है उससे इस पूरे कॉम्बिनेशन ने कितना चार्ज लिया है, उससे इस पूरे कॉम्बिनेशन ने कितनी एनर्जी स्टोर की है अपने अंदर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV, एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 CV स्क्वेयर। तो जब हम किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइंड करते हैं और ऐसी सिचुएशन पे हमें उस सर्किट में स्टोर एनर्जी फाइंड करनी होती है या उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज है हमको ये फाइंड करना है, उस समय भी बेटा हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों हमको प्रॉब्लम होती है, आप चाहे चार्ज का फॉर्मूला देखें चाहे आप एनर्जी का फॉर्मूला देखें, दोनों में एक एक सी आता है। एक से ज़्यादा तो सी नहीं आते ना, एक एक सी आ रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन में हमने एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स लगा के रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि अगर हम उस टोटल सर्किट में कितना स्टोर हुई है एनर्जी ये फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हमने 2, 3, 4 कैपेसिटर्स लगा के रखे हैं तो उनमें से किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको लेना पड़ेगा। हमारे लिए एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम कौन से कैपेसिटर के एक क्रॉस, कौन सी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में C और V आता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है
कि हम कौन सा C और कौन सा V यूज़ करेंगे। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये भी है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखें। सपोज कीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल हुआ करेगा हमारा, जिसकी दो प्लेट्स बनेंगी, दोनों प्लेट्स बिल्कुल सेम साइज़ की बनेंगी। अब इस कैपेसिटर को हमने एक वोल्टेज सोर्स मैंने अभी बताया, एक बैटरी होती है, इसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। बैटरी का सिंबल ऐसा बनेगा, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा बनेगा। तो ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ये कैपेसिटर का सिंबल है जिसकी दोनों प्लेट्स सेम साइज की होंगी। ये एक बैटरी का सिंबल है, एक सेल का सिंबल है जो कि वोल्टेज का सोर्स है। जो ये लंबी लाइन, दो लाइंस इसमें यूज़ होती हैं, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बैटरी के बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन आगे हमारी आने वाली क्लासेस में हम इसको स्टडी करेंगे, बैटरी को। सो डोंट वरी, जब हम इलेक्ट्रिकल के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हम इस बैटरी की डिटेल भी बता देंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें, हमने मान लिया बैटरी का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है V इसका, ओके। तो जैसे ही आप कैपेसिटर से इसको जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्योंकि ये इस प्लेट से जुड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल करके और इस प्लेट पर यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। आगे क्यों नहीं जाएगा, तो आप सब जानते हैं, देख भी रहे हैं कि यहाँ से इसकी कनेक्शन है इस प्लेट तक, लेकिन इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं है। एयर है और एयर एक इंसुलेटर है, तो चार्ज आगे नहीं जा सकता है, ओके। तो यहाँ से प्लस चार्ज आ गया। ये जो माइनस चार्ज इस प्लेट से कनेक्ट है, तो यहाँ से ऐसा माइनस चार्ज यहाँ तक आ जाएगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये माइनस चार्ज अब यहाँ नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, देयर इज नो एनी कनेक्शन। तो ना तो प्लस यहाँ जा सकता है, ना माइनस यहाँ जा सकता है। अच्छा, अगर प्लस से यहाँ प्लेट पर प्लस चार्ज आया है, माइनस से यहाँ प्लेट पर माइनस चार्ज आया है, कब तक आता रहेगा? ये बहुत सिंपल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस चार्ज इस प्लेट पर तब तक आता रहेगा जब तक इस टर्मिनल का पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, चार्जेस का जाना बंद हो जाएगा। सिमिलरली इस नेगेटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ से गए हैं, वो भी इस प्लेट पर कब तक जाते रहेंगे? सेम चीज़, जब तक इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल इस टर्मिनल के नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक नेगेटिव चार्ज इस पे जाता रहेगा। और जैसे एक बार पोटेंशियल इक्वल हुए, चार्जेस का जाना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसी बैटरी से ये कनेक्ट हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाता है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। इस कैपेसिटर का अपना कोई ना कोई कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको दोनों के क्रॉस मालूम है। हमेशा याद रख लीजिए इस एग्जांपल से कि अगर एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ रहे हैं आप और बैटरी के दोनों सिरों से आपने जोड़ दिया है, तो जो पोटेंशियल इस बैटरी का होगा वही पोटेंशियल इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का रहेगा। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें दैट हाउ मच चार्ज इज इन द प्लेट, देन वी कैन कैलकुलेट। हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे C into V, बिकॉज आई नो द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एंड आई नो द पोटेंशियल डिफरेंस between the two plates of this capacitor, so we can calculate Q is equal to C into V। हम इस कैपेसिटर में स्टोर हुए चार्ज को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहें कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो हम एनर्जी स्टोर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज हाफ CV स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि हम इस कैपेसिटर का C भी जानते हैं, हम इस कैपेसिटर का V भी जानते हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। अब मेरे पास एक ऐसा सर्किट ना हो करके एक दूसरा सर्किट हमारे पास है। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर दिया गया है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से कनेक्शन की गई है और तब इसको हमने एक बैटरी से वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, मीन्स एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब जैसे ही आप ये वाली कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन की थी तो प्लस से चार्ज धड़धड़ा के यहाँ चले गए थे, माइनस से चार्ज यहाँ चले गए थे। अब जैसे ही कनेक्शन देंगे फिर से ये प्लस जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद प्लस को जाने के दो रास्ते, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। तो कुछ प्लस चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे आकर के, कुछ प्लस चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट होंगे। नेगेटिव चार्जेस की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर कनेक्ट है, तो कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है क्योंकि बैटरी से डायरेक्टली हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर हमारे पास कनेक्ट हैं। हम फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस बैटरी से इस पूरे कॉम्बिनेशन ने जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। दिस इज द कंप्लीट कॉम्बिनेशन। ये पूरी तरह से इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, संयोग बोलेंगे हम इसको। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बैटरी से इस पूरे कॉम्बिनेशन ने कितना चार्ज लिया हुआ है, या इस पूरे कॉम्बिनेशन को बैटरी ने कितना चार्ज दिया है। एक तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, दूसरा हम ये भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर्स ने मिला करके कितनी एनर्जी स्टोर की है अपने पास में। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि जो चार्ज का और एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें तो एक C और एक V आता है। इनमें से किसका हम C यूज करें? बाई चांस इसका कैपेसिटेंस C2, C1, C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। जब सिंगल कैपेसिटर जुड़ा था तो हमने बता दिया था, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में यही लगी हुई थी बैटरी और कुछ था ही नहीं बीच में। लेकिन अब यहाँ तो ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा। तो अब इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हम नहीं जानते, डोंट नो। इसके सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम नहीं जानते, आई डोंट नो। इसके सिरों के बीच, प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हम नहीं जानते। तो कैपेसिटेंस तो हमको पता भी है, लेकिन इनके सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम नहीं जानते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, चार्ज के लिए मुझे एक कैपेसिटेंस चाहिए, यहाँ तो तीन कैपेसिटेंस हैं, मैं कौन सा यूज़ करूँगा? तो आप एक चीज़ हमेशा याद कर लीजिए कि कैलकुलेशन कैपेसिटर के केस में कैलकुलेशन चार्ज की करनी हो या कैलकुलेशन एनर्जी की करनी हो, चार्ज की कैलकुलेशन हो या एनर्जी की कैलकुलेशन हो, दोनों कैलकुलेशन में कैपेसिटेंस की C की केवल एक वैल्यू मुझको चाहिए। एक से ज़्यादा वैल्यू होंगी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ना तो हम उस सर्किट में स्टोर हुआ चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे, ना ही तो हम उस सर्किट में स्टोर हुआ एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो कैपेसिटेंस की तीन वैल्यू हैं, सो वी कांट, हम नहीं कर सकते। ना तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्टोर हुआ है, और ना ही तो हम स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो आप याद रख लीजिए एक चीज़ जो मैंने बताई कि कैलकुलेशन चाहे चार्ज की हो
या कैलकुलेशन एनर्जी की हो, हमको C की केवल एक वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता है। ध्यान रखें, चार्ज और एनर्जी दोनों की कैलकुलेशन के लिए केवल एक C चाहिए मुझे। तो मैं बता देता हूं कि ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ सिंगल कैपेसिटर्स के लिए हैं। These formulae are used only for single capacitor. Please remember this thing. आपको याद रखना है कि ये दोनों ही फॉर्मूले केवल सिंगल कैपेसिटर के लगेंगे, यहां हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन पे हमें एक काम करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आप ऐसे सिचुएशन में, मैं बात बता रहा हूं, आप एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढिए, एक ऐसे कैपेसिटर का पता लगाइए, एक ऐसे कैपेसिटर को सर्च कीजिए जिस कैपेसिटर को अगर मैं यहां जोड़ दूं, जैसे ये एक कैपेसिटर हमने जोड़ा और उसके दोनों सिरों के बीच यही पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगा दी हमने यहाँ पे। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज बैटरी, ओके, एंड दिस इज द कैपेसिटर। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे सिचुएशन के लिए आप एक ऐसे कैपेसिटर की खोज करेंगे, एक ऐसे कैपेसिटर को ढूंढेंगे जो कैपेसिटर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना चार्ज ये 3 मिलकर करते हों। अगर ये तीनों मिलकर के Q कूलॉम चार्ज स्टोर करते हैं तो इस सिंगल कैपेसिटर को Q कूलॉम चार्ज स्टोर करना चाहिए और उतनी ही एनर्जी स्टोर करता हो जितनी ये तीनों मिलकर एनर्जी स्टोर करते हैं, उतनी ही एनर्जी इसको स्टोर करना चाहिए। ओके, अगर ये 100 जूल एनर्जी स्टोर करता है तीनों मिल करके, तो इस अकेले कैपेसिटर को 100 जूल एनर्जी स्टोर करना चाहिए। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके 10 माइक्रो कूलॉम चार्ज स्टोर करता है तो इस अकेले कैपेसिटर को 10 माइक्रो कूलॉम चार्ज स्टोर करना चाहिए। ऐसा एक कैपेसिटर आप पता लगाएंगे। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दूं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसी सिचुएशन सिंगल कैपेसिटर होगा ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, बट व्हेन इन योर सर्किट देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मोर देन वन कैपेसिटर, एट दैट सिचुएशन यू कांट यूज दिस फॉर्मूलाज, आप यूज नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करिए, एक ऐसे कैपेसिटर को ढूंढिए, पता लगाइए जो दो बातें, उतना ही चार्ज स्टोर करता हो जितना ये 3 मिलकर करते हैं, उतना ही अकेले स्टोर करे, उतनी एनर्जी स्टोर करता हो जितनी ये 3 मिलकर करते हैं, ये अकेले उतनी एनर्जी स्टोर करे। जैसे एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर ये तीनों मिल करके सर्किट में 100 जूल एनर्जी स्टोर करते हैं तो इस अकेले कैपेसिटर को 100 जूल एनर्जी स्टोर करना चाहिए। अगर ये 3 मिल करके पूरे सर्किट में 10 माइक्रोकूलॉम कैपेसिटेंस, 10 माइक्रोकूलॉम चार्ज स्टोर करते हैं तो इस अकेले को 10 माइक्रोकूलॉम चार्ज स्टोर करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ऐसा एक कैपेसिटर आपको ढूंढना है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये जो कैपेसिटर हमारा होगा हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इस प्रकार के कैपेसिटर को क्या बोलेंगे? सच कैपेसिटर इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिसे हम
तुल्य संधारित्र कहा करेंगे। और बेटा इसकी जो धारिता होगी, हर कैपेसिटर की अपनी एक एक कैपेसिटेंस होती है, एक धारिता होती है, तो इसकी जो धारिता होगी, इसका जो कैपेसिटेंस हुआ करेगा, इसकी जो धारिता होगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे इसे हम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन्स तुल्य धारिता। तो ध्यान रहे, तुल्य संधारित्र किसको कहा जाएगा। अब आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। तुल्य संधारित्र उस संधारित्र को कहा जाएगा जो उतनी ही एनर्जी और उतना ही चार्ज स्टोर करे जो ये कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है, आप चाहें तो कॉपीज में नोट कर सकते हैं इस चीज को। तुल्य संधारित्र एक ऐसा संधारित्र होता है, मैं नोट कर देता हूं। अच्छा, तुल्य संधारित्र एक ऐसे संधारित्र को कहा जाता है, एक ऐसे संधारित्र को कहा जाता है जो दो चीजें याद रखें, चार्ज और एनर्जी, जो उतना ही आवेश और ऊर्जा संचित करे, जितना, दो बातें, आवेश और ऊर्जा, जितना संधारित्रों का संयोग करता हो, जितना संधारित्रों का संयोग, कॉम्बिनेशन करता हो, उसे हम तुल्य संधारित्र कहते हैं। और उसकी जो धारिता होती है उसे हम बोलते हैं तुल्य धारिता। धारिता को क्योंकि हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसे हम CE से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ओके, तो ये तो हुई बेसिक चीज़ें। अभी हमने दो चीज़ों की बात की कि हमें कैपेसिटर्स को कंबाइंड क्यों करना है। मैंने बताया जो कैपेसिटेंस हमारे पास नहीं है उसके अलावा बाकी कैपेसिटेंस हैं, तो हम कंबाइंड कॉम्बिनेशन करके वो अपना प्रॉपर या पर्टिकुलर कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी सर्किट में मुझे चार्ज और एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए भी मुझे कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। ये फॉर्मूले सिर्फ सिंगल कैपेसिटर के लिए हैं, एक से ज़्यादा C के लिए ये फॉर्मूले नहीं हैं। तो जब एक से ज़्यादा C आ जाएंगे तो आप एक ऐसे कैपेसिटर को पता लगाने का प्रयास करेंगे जो उतना ही एनर्जी और उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये सब मिलकर करते हैं। उसके बाद हम चार्ज और एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर को हम तुल्य संधारित्र बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसकी जो धारिता होगी उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, तुल्य धारिता बोला करेंगे। अब इसमें एक चीज़ बेटा आपको और याद करनी है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे तुल्य धारिता की, तो आप ध्यान रखें तुल्य धारिता परिपथ के सदैव की नहीं, दो बिंदुओं के बीच होती है। मैं इस पॉइंट को भी नोट कर देता हूं कि तुल्य धारिता सदैव परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
होती है। ध्यान से देखिए, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, इसमें भी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जब भी कभी आपसे तुल्य धारिता पूछी जाएगी, आपको एक सर्किट दे दिया गया जिस सर्किट में मोर देन वन कैपेसिटर एक दूसरे से कंबाइंड हैं आपस में, और पूछा जाएगा इसकी तुल्य धारिता पता लगाइए। तो आप याद रखें, आपका तुरंत एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आप पूछेंगे कि किन दो बिंदुओं के बीच में। एक बड़ा सा सर्किट मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यही एक सर्किट आपको दिखा दिया और मैंने बोला इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करिए। आप ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। जल्दी के चक्कर में अपने आंसर को गलत मत कर दीजिएगा। एक सर्किट दिखा के मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करिए, आप नहीं ज्ञात कर सकते। आप तुरंत एक क्वेश्चन पूछेंगे वापस से कि किन दो बिंदुओं के बीच, बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स। देयर शुड बी एन इनिशियल पॉइंट एंड अ फाइनल पॉइंट। उन दो बिंदुओं के बीच ही हम धारिता पता लगाएंगे। इन पॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको इससे भी समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर ये ऐसा लगा दिया, एक कैपेसिटर ये हमने ऐसा लगा दिया। अब थोड़ा गौर से सभी बच्चे इस चीज़ को देखेंगे। इसको मैं और ज़रा सही से बना लेता हूं। ऐसे मैंने बताया एक पॉइंट ए यहाँ पर है और एक पॉइंट बी यहाँ पर है। अब आपसे मैंने बोला कि इसका जो टोटल तुल्य धारिता है वो ज्ञात करिए। तो तुरंत मैंने बोला आपका क्वेश्चन क्या होगा कि इन दो बिंदुओं के बीच, अगर नहीं बताया गया है तो मैंने बोला ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए से चलकर बी तक जाइए, तो आप देखेंगे दो रास्ते हैं ए से बी तक जाने के। या तो आप इस रास्ते से चलकर बी तक पहुंच सकते हैं, या तो आप इस रास्ते के थ्रू जा करके बी तक पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप इस रास्ते से बी तक जाएंगे, अब आप मुझे बताइए, या किसी भी एक रास्ते से बी तक गए, क्या आपको दोनों कैपेसिटर पार करने पड़े? दोनों कैपेसिटर पार करने पड़े क्या? आप चाहे ए से बी तक तो जाना है ना, आप ए पर हैं, बी पर आपको चले जाना है। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आप इस रास्ते से गए, कितने कैपेसिटर रास्ते में आए? एक। आप जब इस रास्ते से गए, कितने कैपेसिटर आपके रास्ते में आए? एक। दोनों आए क्या? दोनों तो नहीं आए ना। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन कहलाएगा समांतर संयोग या समांतर क्रम, पैरेलल कहलाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यही वाला फिगर बना हुआ है, देखिए फिगर में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। यही वाला फिगर है, दो कैपेसिटर C1 C2 कनेक्ट है यहाँ पर। अब एक पॉइंट A मैंने यहाँ पर दे दिया और एक पॉइंट B मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि A से B तक जरा चले जाइए। A से स्टार्ट करिए, B तक जाइए। अब A से स्टार्ट करके B तक जाना है, ऐसा तो नहीं आ जाएंगे ना। आप A से स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर C1 को भी पार करेंगे, यहाँ आएंगे कैपेसिटर C2 को भी पार करेंगे, तब B पर पहुँचेंगे जा करके आप। अब बताइए, सेम वही फिगर है, मैंने क्या चेंज कर दिया है? लोकेशन ऑफ पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिया है। पहले पॉइंट A यहाँ, B यहाँ था, अब पॉइंट A और B यहाँ कर दिए मैंने। पॉइंट की लोकेशन से चेंज कर दी। लेकिन ध्यान से देखिए, अब A से B तक जाने के लिए आपको दोनों कैपेसिटर पार करने पड़ रहे हैं। समझ में आया? तो ये वाला जो ऑर्डर होगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोग।
संधारित्रों का श्रेणी संयोग बोला जाएगा। तो आपने क्या देखा, मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं समझाना चाहता हूं कि तुल्यता सदैव परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होती है। बिंदुओं को नहीं ध्यान देंगे, आपसे गलती हो जाएगी। दोनों फिगर एक जैसे हैं, बिंदुओं की लोकेशन बदल जाने से एक समांतर हो गया और एक श्रेणी हो गया। तो केवल चित्र देख के निकालने चल पड़ेंगे, आपसे गलती हो जाएगी। थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं इस चीज को कि अगर एक बिंदु से जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए बोली गई है, जिन दो बिंदुओं के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय आपको हर एक कैपेसिटर में से होकर जाना पड़े, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय हर एक कैपेसिटर से होकर जाना पड़े, तो समझ जाइएगा कि यह कौन सा संयोग है बेटा? श्रेणी संयोग है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर एक बिंदु से जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता हमसे पूछी गई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय एक भी कैपेसिटर अगर छूट जाता है, अगर इधर से चले गए तो ये छूट जाएगा, अगर इधर से चले गए तो ये छूट जाएगा। एक भी कैपेसिटर अगर छूट जाए तो समझ जाइएगा कि वो वाला कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज और पैरेलल का कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है ना आप बच्चों को? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपसे कोई बोले एक सर्किट दिखा दे और आपसे बोले बताइए यह समांतर में है कि श्रेणी में है, आप मत बताइए। सबसे पहले उनसे पूछिए कि किन दो बिंदुओं के बीच मैं बताऊं आपको। इस बात का बहुत ख्याल रखिए बेटा, मैं बार बार देखिए आपसे कह रहा हूं, आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। इसलिए प्लीज जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए ये कैपेसिटर्स कंबाइंड करके दे दिए जाए और पूछे जाए कि बताएं ये कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कंबाइंड है कि पैरेलल में कंबाइंड है, तो तुरंत आप उल्टा एक क्वेश्चन पूछेंगे वापस कि सर किन दो बिंदुओं के बीच में। जब वो दो बिंदु बता देंगे कि ये इन दो बिंदुओं के बीच बताइए, फिर आप डिसाइड कर लीजिए। उनमें भी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय एक भी कैपेसिटर छूट गया आपका, तो वो कैपेसिटर समांतर क्रम में माना जाएगा। और अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय सब कैपेसिटर में से पार होना पड़े, तो वो सब कैपेसिटर कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, अब मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे अपने कैलकुलेशन पे, कंबाइंड करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर को हम तीन तरह से कंबाइंड कर सकते हैं। संधारित्रों के तीन संयोग हो सकते हैं। कौन कौन सा? तो आप भी नोट कर लीजिएगा इसको कि संधारित्रों के तीन संयोग हो सकते हैं। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोग। अभी आपने देखा भी इसको, श्रेणी क्रम संयोग। नंबर दो, समांतर क्रम संयोग। और एक थर्ड है जिसे हम बोलते हैं मिश्रित संयोग। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोग। ओके, अच्छा, तो अब मैं इसे भी इरेज कर देता हूं। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। अब थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखेंगे कि कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे कंबाइंड करते हैं।
मोर देन वन कैपेसिटर में कंबाइंड करूंगा। यहाँ पे आप सभी लोग गौर से इसको देखें। इस तरह से हमने ये 3 कैपेसिटर्स जोड़े। आप 4, 5, 6 जोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना है इसलिए मैं 3 को लेके तैयार कर ले रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। हमने मान लिया इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। जितने भी संधारित्र हमने यहाँ पर लगाए सबकी धारिताएं थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। ओके, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। थोड़ा ध्यान से बेटा देखें, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। सीरीज कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी है बेटा कि प्रत्येक संधारित्र की ये जो दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। देखिए, चाहे आप इस संधारित्र की देखिए, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इसकी पहली प्लेट दूसरी प्लेट, तो इसकी जो दूसरी प्लेट है वो इसकी पहली प्लेट से कनेक्ट है। तार देखिए आप इसका, ठीक है। तो क्या स्पेशलिटी मिली कि श्रेणी क्रम संयोग में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी जाती है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1 बाय 1 हम इसको देखते चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है? प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी रहती है। ये इसके स्पेशलिटी है। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट, आप इस संधारित्र की दूसरी प्लेट इस संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, फिर इसकी जो दूसरी प्लेट है वो इसकी पहली प्लेट से जुड़ी है। इस संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, क्योंकि इसके बाद कोई कैपेसिटर नहीं है तो हमने नहीं जोड़ा उसको। ओके, तो ये खास बात होगी। और एक स्पेशलिटी क्या होगी? आप जिन 2 बिंदुओं के बीच आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने जाएंगे, उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए सभी संधारित्रों को आपको पार करना पड़ेगा। मैंने मान लिया जो प्रारंभिक बिंदु है वो ये A यहाँ पर है और अंतिम बिंदु B यहाँ पर है। तो उसी के साथ एक खास बात और मैं लिखे देता हूँ, तथा जिन 2 बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता प्राप्त करनी है, जिन 2 बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता प्राप्त करनी है, उनमें से एक से दूसरे बिंदु तक जाने में आपको सभी संधारित्रों को पार करना पड़ेगा। पार करना पड़ेगा। ये पहचान मैं बता रहा हूं आपको कि कभी भी अगर श्रेणी क्रम संयोग आ जाएगा तो आप उसे कैसे पहचानेंगे।
पहली पहचान कि हर संधारित्र की जो सेकंड प्लेट होगी वो नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जुड़ेगी। दूसरी, जिन दो बिंदुओं के बीच आपको तुल्यधारिता ज्ञात करनी होगी, उनमें से एक बिंदु से अगर दूसरे तक आप जाना चाहेंगे तो सभी कैपेसिटर्स को आपको पार करना पड़ेगा। कोई कैपेसिटर बिना पार किए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप कैपेसिटर 2 को पार नहीं करेंगे तो आप ए से बी तक नहीं जा सकते। इसको ए को भी पार करना पड़ेगा, C1 को भी, C2 को भी पार करना पड़ेगा, C3 को भी पार करना पड़ेगा। बिना पार किए आप जा ही नहीं सकते। और नहीं तो बिना पार किए ए से बी तक पहुंच के दिखाइए, आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको रुक जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको बताऊं कि हर कॉम्बिनेशन में हम 3 क्वांटिटीज का जिक्र किया करेंगे। एक तो चार्ज का जिक्र करेंगे, दूसरा वोल्टेज का जिक्र करेंगे और तीसरा कैपेसिटेंस का जिक्र करेंगे। तो याद रखिए कि हम हर संयोग में चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, इन सब के रूल देखेंगे कि क्या रूल हैं। जिन दो बिंदुओं के बीच मुझे तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, उन दो बिंदुओं के बीच हम वोल्टेज का एक सोर्स लगा देते हैं। वोल्टेज का एक सोर्स यानी कि बैटरी यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इससे हमने इसे जोड़ दिया उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ज के लिए क्या रूल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सभी बच्चे ध्यान से देखें। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे क्या होगा, मैंने मान लिया कि ये बैटरी यहां से प्लस टर्मिनल है, प्लस क्यू चार्जेस यहां से भेजेगी, प्लस क्यू चार्जेस यहां से इसने भेजा। ओके, अब ध्यान से सभी बच्चे इस पॉइंट को देखेंगे। मैं चार्ज रूल स्टडी कर रहा हूं। हमने माना कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने कैपेसिटर को प्लस क्यू चार्जेस दिए। जैसे ही प्लस क्यू चार्जेस देगी बैटरी, वो प्लस क्यू चार्जेस आकर यहाँ स्टोर हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। आप सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पर गैप है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आके वो चार्जेस रुक जाएंगे। लेकिन और क्या करेंगे, देखिए, जब ये प्लस चार्जेस यहाँ रुक जाएंगे, इसके जस्ट सामने थोड़ी ही दूर पे एक दूसरी प्लेट है। ध्यान से देखिए, दूसरी प्लेट है जो कि एक कंडक्टर से जुड़ी है और एक और प्लेट से जुड़ी हुई है। आपको ये बड़ा सा H दिख रहा है ना, ये पूरा क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो ये पूरा एक बॉडी है, पूरी एक बॉडी है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस पूरी एक बॉडी से नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लिया इसने, ये पॉजिटिव चार्जेस यहां पर आए, इन्होंने नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट किए। उतना ही जितने ये यहां पर आए, उतने ही इस पूरी बॉडी से नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट किए। नेगेटिव अट्रैक्ट अगर करता है तो इंडक्शन फिनोमिना से उतने ही प्लस चार्जेस रिपेल भी तो करेगा, प्रतिकर्षित भी तो करेगा। तो इस प्लस ने इस पूरी बॉडी से नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट किए और पॉजिटिव चार्जेस इसके रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस दूर भागेंगे। दूर जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, इस प्लेट तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके आगे एयर है। तो वो पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट तक आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब मुझे बताइए, इस प्लेट में कितने चार्ज आए, प्लस क्यू यहाँ से दिए गए थे ना, तो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्जेस आए। इस प्लेट पर कितने आ गए, माइनस क्यू चार्जेस, क्योंकि इसने उतने ही नेगेटिव चार्जेस खींचे होंगे, और जितने नेगेटिव खींचे उतने ही प्लस क्या किए, इसके प्रतिकर्षित करके इस वाली प्लेट तक भेजे। तो इस वाली प्लेट पर कितने आ गए, प्लस क्यू। क्लियर, जितने खींचेगा उतने ही तो रिपेल करेगा। अच्छा, अब जब ये प्लस क्यू यहां पर आया, अब ये क्या करेगा, इसको फिर सामने एक प्लेट है, एक कनेक्टिंग वायर है, फिर एक प्लेट है,
इस चार्ज के लिए ये पूरी एक बॉडी बन गई। अगर ये पूरी एक बॉडी बन गई तो इसने इस पूरी बॉडी से जितने इसके पास प्लस थे उतने नेगेटिव फिर क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नेगेटिव आकर यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये नेगेटिव प्लस तक क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज देयर इज अ गैप, इसलिए वो माइनस इस प्लस तक नहीं आ पाएंगे। तो इस पूरी बॉडी के नेगेटिव्स ने खींच लिए, इस पूरी बॉडी के पॉजिटिव का क्या होगा? प्रतिकर्षित कर देगा। प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस ने इस बॉडी के नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिए, पॉजिटिव रिपेल कर दिए। तो रिपेल होते होते कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। अब इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि गैप है। ओके, तो अब फिर से मुझे बताइए, इस प्लेट पर कितना चार्ज था? प्लस क्यू। तो इस बॉडी से इसने कितने नेगेटिव चार्जेस इधर खींचे होंगे? क्यू ही खींचे होंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने माइनस क्यू नोट कर दिया यहाँ पे। अगर माइनस क्यू खींचे हैं तो प्लस क्यू को रिपेल भी तो किया होगा। तो ये प्लस क्यू चार्जेस यहाँ पर आ गए। फिर सेम प्रोसेस, ये प्लस क्यू क्या करेगा? इस प्लेट से, इस पूरी कनेक्टिंग वायर से, नेगेटिव से ये फिर उतने ही नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेगा। कितने? जितने इसके पास पॉजिटिव हैं। तो इसके पास पॉजिटिव क्यू हैं तो नेगेटिव क्यू इसने अट्रैक्ट कर लिए। अब इस प्लस ने नेगेटिव क्यू अट्रैक्ट किए तो प्लस क्यू को इसके रिपेल भी तो करेगा। वो प्लस क्यू कहाँ चले जाएंगे? वो प्लस क्यू रिपेल होते होते इस कंडक्टर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर चले जाएंगे। और वो जाना भी चाहते थे, प्लस माइनस में तो जाना चाहता है ना, तो वो जाना भी चाहते थे, अपना चले भी गए। ओके, इस तरह से अब आप मुझे बताइए, सोच करके देखिए और बताइए कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है। इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है बताइए मुझे। क्या आप कहना चाहते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला के 0 चार्ज है? मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, इसके पास कितना चार्ज है? प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला करके आप 0 बोलना चाहते हैं क्या? या क्यू और क्यू मिलाकर 2Q बोलना चाहते हैं? तो मैं एक याद दिला दूं आपको बात, आपने एक स्टडी की हुई, आपने पुराने नॉलेज को याद करिए। कैपेसिटर पर उतना ही टोटल चार्ज होता है जितना उसकी एक प्लेट पर होता है। याद आया बच्चों को? हाँ, आप ध्यान रखिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कैपेसिटर पर टोटल चार्ज उतना ही माना जाएगा जितना उसकी एक प्लेट पर होता है। तो बताइए इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है? एक प्लेट का चार्ज बताइए, क्यू। इसके पास कितना चार्ज है? क्यू। इसके पास कितना चार्ज है? क्यू। क्लियर? एनी डाउट हो यू? ओके, तो मैं चार्ज रूल लिख सकता हूं क्या? श्रेणी संयोग में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोग में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अगर हमने ये आवेश की मात्रा Q मान ली है, समान होती है, सब में उतना ही चार्ज होगा। आप याद रख लीजिए, श्रेणी संयोग में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा आवेश उतना ही होता है जितना बैटरी देती है। यह आवेश उतना ही होगा जितना बैटरी मीन्स वोल्टेज सोर्स, बैटरी को आप वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हैं, जितना वोल्टेज सोर्स देती है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, चार्ज रूल आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज मुझे आप और बता दीजिए,
ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये क्या चीज़ है? क्या ये भी एक कैपेसिटर है? ये जो आप बड़ा सा H देख रहे हैं, क्या ये भी एक कैपेसिटर है? आंसर है ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की दो प्लेट्स आमने सामने होती हैं लेकिन आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। इसकी दो प्लेट्स हैं लेकिन ये तो आपस में जुड़ी हैं, सो दिस इज नॉट कैपेसिटर। इसमें मैं एक चीज़ आपको, अब एक बात तो ये हो गई कि ये कैपेसिटर नहीं है। दूसरी चीज़, इस बड़े से H का पहले नेट चार्ज कितना था? 0। क्यों? ना तो उससे हमने चार्ज निकाले थे और ना ही तो उसमें हमने चार्ज डाले थे, तो उसका नेट चार्ज कितना था? 0। अब नेट चार्ज कितना है? आप देखें, इस पूरी बॉडी में जितने नेगेटिव हैं उतने ही इसमें क्या हो गए हैं? पॉजिटिव। इसलिए अभी भी इसका नेट चार्ज कैसा है? 0। तो पहले भी इसका नेट, इस बड़े से H का नेट चार्ज पहले भी 0 था। क्यों? क्योंकि ना ही तो कोई चार्ज हमने उस पर डाला था और ना ही तो कोई भी चार्ज हमने उससे निकाला हुआ था। तो पहले इसका नेट चार्ज 0 था और अब भी आप गौर करेंगे तो जितने इसमें नेगेटिव हैं उतने ही कौन है? पॉजिटिव। अभी भी इसका नेट चार्ज कैसा है? 0 ही है, क्योंकि कनेक्टेड हैं वो आपस में। फर्क क्या हुआ है? तो फिर ये अलग अलग हुए तो इनका क्या मतलब? सिर्फ चार्जेस का पोलराइजेशन हो गया है, आवेशों का ध्रुवीकरण हो गया है बस। नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग हो गए तो चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ है। नेट चार्ज अभी भी प्रत्येक H का 0 होगा वहां पर, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा मैं देखना चाहता हूं वोल्टेज रूल, मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द रूल फॉर द वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी है। V वोल्ट की बैटरी में एक टर्मिनल हमने पॉइंट A पर लगा दिया है और एक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, हमने बिंदु B पर लगा दिया है। सभी बच्चे गौर से समझेंगे तो बिंदु A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? अभी मैंने बताया किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को जिन दो बिंदुओं पर लगा देंगे उनके बीच का विभवांतर उतना ही होगा जितना उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनलों को आप जिन दो बिंदुओं के बीच में कनेक्ट कर देंगे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उतना ही होगा जितना उस बैटरी का विभवांतर है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है आपकी, आपने दो बिंदुओं के बीच कनेक्ट कर दिया है उसको, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी 12 वोल्ट का रहेगा। अगर बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है तो जिन दो बिंदुओं के बीच में आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए हैं उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी 6 वोल्ट ही रहेगा। याद रखिए ये चीज। तो V वोल्ट की अगर बैटरी है तो हमने A और B से जोड़ दिया है, तो A और B के बीच का विभवांतर V वोल्ट का विभवांतर है। एक बात क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी चीज, वोल्टेज बेसिकली क्या है बेटा? वोल्टेज बेसिकली एनर्जी है, ऊर्जा है। पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। वोल्टेज बेसिकली वर्क डन है, किया गया कार्य है, एक कूलॉम के आवेश पर किया गया कार्य है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर A से B के बीच का कुल विभवांतर मैंने पूछा तो आप बताएंगे V, क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल यहीं जुड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक कूलॉम के आवेश को बिंदु A से इस रास्ते के द्वारा बिंदु B तक ले जाएंगे तो आपको V जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यही तो मतलब होता है भाई। कहीं का वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप अनंत से एक कूलॉम के चार्ज को इस बिंदु तक लाओगे 10 जूल एनर्जी आपको लगेगी। ये चीज अगर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, इसका मतलब है एक कूलॉम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में 10 जूल एनर्जी खर्च होगी। तो अगर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट है, इसका मतलब हुआ कि एक कूलॉम के आवेश को यहां से इस रास्ते के द्वारा यहां तक ले जाने में V जूल एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखें, एक बात तो पता चल गई कि एक कूलॉम के चार्ज को A से और B तक ले जाएंगे कितनी ऊर्जा खर्च होगी? V जूल। लेकिन क्या V जूल केवल एक ही में खर्च हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है।
आप अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी तक जाते हैं, 5 किलोमीटर दूर तक, तो थोड़ी एनर्जी आप पहले किलोमीटर में खर्च करेंगे, थोड़ी दूसरे में भी खर्च करेंगे, थोड़ी तीसरे में भी खर्च करेंगे। ऐसा करते करते हर डिस्टेंस में आपको अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब जैसे बाई चांस आप यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस तक गए, पहले किलोमीटर में आपने एनर्जी की खर्च की 5 जूल, दूसरे किलोमीटर में आपने एनर्जी खर्च की 4 जूल, तीसरे किलोमीटर में आपने एनर्जी की 3 जूल। टोटल कितनी एनर्जी खर्च की आपने? 5, 4, 9 एंड 3, 12। टोटल एनर्जी खर्च कितना आया? 12 जूल का। सॉरी, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि अगर आपको यहाँ से 3 कदम दूर जाना होगा, आप पहले कदम में थोड़ी एनर्जी खर्च करेंगे, थोड़ी दूसरे में खर्च करेंगे, थोड़ी तीसरे में खर्च करेंगे, फिर मैं पूछूंगा कुल एनर्जी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तीनों को जोड़ देंगे। क्लियर? ओके। अभी हमने बात की ए से बी तक एक कूलॉम चार्ज को ले जाने में वी जूल एनर्जी खर्च होती है, लेकिन क्या ये वी जूल केवल इसमें होगी, किसमें होगी? इसमें होगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। थोड़ी इसमें होगी, थोड़ी इसमें होगी, थोड़ी एनर्जी इसमें खर्च होगी, और तीनों में खर्च की गई एनर्जी को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाना चाहिए। हमने मान लिया कि इसको पार करने में एक कूलॉम चार्ज को V1 एनर्जी खर्च करनी पड़ी। उसी एक कूलॉम चार्ज को जब इसने इसको पार किया उसने, तो V2 एनर्जी खर्च करनी पड़ी। उसी एक कूलॉम चार्ज ने जब इस कैपेसिटर को पार किया तो V3 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी। इसको पार करने में V1 जूल, इसको पार करने में V2 जूल, इसको पार करने में V3 जूल, और टोटल को पार करने में कितनी बात करी थी हमने? V जूल। अब आप क्या समझ रहे हैं? अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो V है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आ जाएगी। नहीं समझ में आया? आया? फिर से आप देख लें, एक कूलॉम आवेश को यहां से यहां तक जाने में V जूल खर्चा है, इसको पार करने में V1 जूल, इसको पार करने में V2 जूल, इसको पार करने में V3 जूल, तो पूरा V कितना खर्चा आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखें, पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी है, वर्क डन है। यहां से यहां तक इसने V1 वर्क किया, इसने V2 वर्क किया, इसमें V3 वर्क किया, टोटल कितना वर्क किया? तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और टोटल V वर्क किया है उसने, तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो V के बराबर आ जाएगा। ओके। अब ये V1 V2 V3, इसमें खर्च की गई ऊर्जा इसमें और इसमें खर्च की गई ऊर्जाएं, ये किस पर डिपेंड करेगी? तो मैं बता दूं, ये कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे आप कुछ मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ V1, V2, V3 डिपेंड्स ऑन C1, C2, C3। ये जो V1 इसमें खर्च हुई एनर्जी है, इसमें खर्च एनर्जी है, इसमें खर्च एनर्जी है, ये सब डिपेंड करेंगी कि इनके संधारित्र की धारिताएं कितनी कितनी हैं। कैसे डिपेंड करेंगी? उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूले हैं। V1 का फॉर्मूला आप याद करें, Q अपॉन C1। Q बराबर CV होता है फॉर्मूला, तो V1 बराबर क्या होगा? Q अपॉन C1, क्योंकि इसका चार्ज कितना है? Q, संधारित्र की धारिता कितनी है? C1। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? V का फॉर्मूला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो इस संधारित्र के पास चार्ज कितना? चार्ज तो Q ही है सबके पास, इसके कैपेसिटेंस कितना? C2। सिमिलरली V3 की वैल्यू कितनी होगी? इसमें खर्च की गई एनर्जी, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना? Q, इसका कैपेसिटेंस कितना? C3, तो Q अपॉन C3। ये V1, V2, V3 है। अब इसको देख के बेटा आप मुझे बता सकते हैं किस संधारित्र को पार करने में एक कूलॉम चार्ज को ज्यादा एनर्जी लगेगी? V1, V किसका ज्यादा होगा? आंसर है जिसका कैपेसिटेंस कम होगा।
इन तीनों में से जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें एक कूलम चार्ज को पार होने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने क्या देखा कि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, अलग अलग आया। चार्ज सब में कैसा आया था, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सब में कैसा आया, अलग अलग। इसका मतलब है संधारित्रों के श्रेणीकरण संयोग में विभव जो होता है, विभवांतर, वो सब में बट जाता है। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोग में विभवांतर सभी में बट जाता है। कैसे बट जाता है, इसमें V1 आया, इसमें V2, इसमें V3 आया, सब में एक जैसा तो नहीं आया ना, तो सब में विभवांतर बढ़ जाता है। अगर टोटल 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, और सब में मिलाकर 12 वोल्ट का बंटवारा हो जाएगा। ये वोल्टेज का रूल हमने बना लिया। इसके बाद जो हमारा फोर्थ रूल बनेगा दैट विल बी फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए क्या रूल होगा, कैपेसिटेंस के लिए रूल फाइंड आउट करने के लिए हमने जो चार्ज और वोल्टेज के रूल बनाए हैं उनमें से हमने क्या देखा कि चार्ज सब में समान होता है, वोल्टेज सब में कैसा होगा, अलग अलग बट जाएगा वोल्टेज। तो जो चीज बट जाती है हम उसी को उठा लेते हैं। जरा यहां पर मैं ले लेता हूं समीकरण 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल क्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल क्रॉस सेकंड कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल क्रॉस थर्ड कैपेसिटर। अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम इन सब की वैल्यूज नोट कर सकते हैं। V1 की जगह पर मैं लिख दूंगा Q/C1। एक चीज और, सब में क्यों लिखा है, क्योंकि सबके पास चार्ज Q ही था, सेम था। Q/C2, Q/C3, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम मैं यहां पर करना चाहता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये 3 कैपेसिटर्स मैंने यहां पर लगा के रखे हुए हैं, 3 कैपेसिटर्स यहां पर मैंने लगा के रखे हैं। मैं क्या चाहता हूं कि इन तीनों को हटा करके मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं। वही वोल्टेज का सोर्स होगा, वोल्टेज का सोर्स मैं नहीं बदलूंगा, V वोल्ट का वही सोर्स है, पहले भी V वोल्ट का था, ये भी V वोल्ट का है। कैपेसिटर इन 3 की जगह मैं एक लगाना चाहता हूं, ऐसा जो चार्ज उतना ही ले जितना ये तीनों ने मिलकर लिया था। तीनों ने मिलकर कितना चार्ज लिया था, Q। ये भी चार्ज कितना ले, Q। तीनों एनर्जी स्टोर करते हैं जितनी, उतना ही ये अकेला एनर्जी स्टोर करे। पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों के बीच का V हो जाएगा, क्योंकि इस बार केवल यही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। उतना ही चार्ज लेगा जितना तीनों ने मिलकर लिया हुआ है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। उस समय मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जितना ये 3 मिलकर एनर्जी स्टोर करते हैं उतना ये अकेले करता है, जितना ये 3 मिलकर चार्ज स्टोर करते हैं उतना ये अकेले करता है। ऐसी सिचुएशन पे इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसकी जो धारिता होगी उसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। धारिता मैं इसकी मान लेता हूं CE है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये अकेला इन तीनों के बराबर काम करता है। उस सिचुएशन पे V की वैल्यू बताइए मुझे। चार्ज कितना लेता है, Q। कैपेसिटेंस कितना है, CE। तो इसकी तुल्य, इसका वोल्टेज बताइए। यहां V विल बी इक्वल टू
V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर V की वैल्यू बेटा आ जाएगी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इसने चार्ज कितना लिया है? Q, जितना इन तीनों ने मिलकर लिया था। कैपेसिटेंस इसका कितना है? CE, इतना वोल्टेज इसका आ जाएगा। तो हम V की जगह ये नोट कर सकते हैं यहाँ पर। देयरफॉर Q अपॉन CE इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए इसे आप। इसे बेटा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे Q कैंसिल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन CE, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमको फॉर्मूला मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज़ है? तुल्य धारिता। हमें पता चला श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1 अपॉन CE क्या है? तुल्य धारिता का व्युत्क्रम ही तो है। CE तुल्य धारिता है, लेकिन 1 अपॉन CE क्या है? तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये कैपेसिटेंस का रूल बना। हम इस रूल को नोट कर लेते हैं। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। क्या रूल बना कैपेसिटेंस का? अतः श्रेणी संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजित सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के संयोजित सभी संधारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम CE संयोजित सभी धारिताओं C1, C2, C3 के व्युत्क्रमों 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 के योग के बराबर होता है। ये बेटा आपका फॉर्मूला बना जाके, ये धारिताओं का रूल बन गया आपका। ओके, अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको उसको समझ लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक चीज़ तो कि यदि C1, C2 धारिता के दो संधारित्र हैं, यदि C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। मैं दो के लिए बताता हूं क्योंकि अधिकतर दो के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा ज़रा।
1/CE इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, सॉल्व करेंगे C1 प्लस C2 और कैलकुलेट कर लीजिए, इसको पलट दीजिए क्योंकि ये अभी CE की वैल्यू नहीं है, ये 1/CE की वैल्यू है, हमें CE चाहिए तो नंबर हम पलट देंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद कर लीजिए, दिस इज अ वेरी मल्टीलैटरल फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आगे से जब भी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आपको इससे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर उससे कैलकुलेट करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड, एक है 4 माइक्रोफैरड का, 6 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, तो मुझे बताइए तुल्यधारिता कितनी होगी उसकी। आप यहां पर रख के कैलकुलेट करिए, आप यहां पर रख के कैलकुलेट करिए, यू विल फाइंड कि बड़ी आसानी से हम इससे अपना आंसर निकाल लेते हैं। 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 4 जार 24 अपॉन 6 प्लस 4 10, 24 अपॉन 10 2.4 माइक्रोफैरड, बड़ी जल्दी आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 1/6 प्लस 1/4, इसके बाद एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद भी CE नहीं आएगा, फिर पलटना पड़ेगा उसको, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसीजर रहेगा। तो अगर दो कैपेसिटर्स यूज हो रहे हो तो डायरेक्टली उनके तुल्यधारिता का ये सूत्र आप लगा दीजिए, बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और बताइए, तो हमने एक 6 का लिया, एक 4 का लिया, तुल्यधारिता कितनी आई? 2.4। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? C1 6 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैरड। एक और करके देखिए, C1 लीजिए 10 माइक्रोफैरड, C2 भी ले लीजिए 10 माइक्रोफैरड। अब CE की वैल्यू बताइए मुझे सॉल्व करके ज़रा। 10 इंटू 10 100 अपॉन 10 प्लस 10 20, 100 अपॉन 20, 100 अपॉन 20 मीन्स 5, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। तो बेटा कैलकुलेशन तो आपने देखा, एक चीज़ और देखिए कि जब हम श्रेणी क्रम में संयोग करते हैं तो जो तुल्यधारिता आती है वो वहां पर उपस्थित संधारित्रों में से जिसकी धारिता सबसे कम होती है, इन दोनों में सबसे कम इसकी है, लेकिन तुल्यधारिता का मान इससे भी कम आ रहा है। ध्यान से देखो जरा, एक 6 है एक 4, लेकिन जब हमने इसका कैपेसिटेंस निकाला इक्विवेलेंट तो वो 2.4 आया, छोटे वाले से भी छोटा आ रहा है। दोनों की 10-10 है, लेकिन दोनों के जब हमने तुल्यधारिता निकाली तो 5 आ रहा है, दोनों से छोटा आ रहा है। तो एक रूल हमने यहां पर और बना लिया। क्या बना लिया? संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्यधारिता का मान संयोजित संधारित्रों में से संयोजित संधारित्रों में से सबसे कम धारिता से भी कम होता है। ये आप एक पॉइंट जरूर याद कर लीजिए कि अगर आपने 3 संधारित्र जोड़े हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का, एक 3 माइक्रोफैरड का, एक 4 माइक्रोफैरड का, आपने तुल्यधारिता निकाली, सो बी श्योर की तुल्यधारिता 2 से भी कम आएगी। इनमें सबसे छोटा कौन? 2 है, 2 से भी धारिता कैसे आ जाएगी? कम आ जाएगी। ये धारिता का एक रूल और बना। छोटी सी चीज और यहां पर हम देखना चाहते हैं कि अगर आपने n संधारित्र, n समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो तुल्यधारिता का क्या फॉर्मूला होगा?
यदि n समान धारिता C वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए या जोड़ा जाता है, तब तुल्य धारिता CE, क्या माना, n संधारित्र हैं, सब की धारिता कैसी है, समान है C, ऐसे सब की धारिता समान है C, ऐसे n संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उस समय तुल्य धारिता कितनी होगी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C1 + 1/C2 होता है ना। अब सबकी धारिता बराबर ही है तो 1/C + 1/C + 1/C, कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, n पदों तक, क्योंकि n संधारित्र जोड़े हैं ना अपने, n पदों तक। 1/C इज इक्वल टू 1/C जोड़ेंगे n पदों तक तो ये जुड़ के हो जाएंगे n/C। जैसे अगर ये 2 जोड़ते तो 2/C, 3 जोड़ते तो 3/C, n जोड़े तो n/C। इस वजह से CE की वैल्यू कितनी आ गई, C/n। तो अगर n संधारित्र समान धारिता के आपने जोड़े हैं श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता का क्या फॉर्मूला रहेगा, तुल्य धारिता का फॉर्मूला रहेगा C/n, मीन्स उनमें से किसी एक की धारिता, उनमें से किसी भी एक की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, आप सोचिए कि अगर 30-30, आप ऐसे सोच लें कि 30-30 माइक्रोफैरड धारिता के 10 संधारित्र हमने जोड़े हैं, 30-30 माइक्रोफैरड धारिता के 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में हमने जोड़े हैं। 30-30 माइक्रोफैरड धारिता है सबकी, 10 संधारित्र हमने जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो तुल्य धारिता कितनी होगी बताइए। क्या करेंगे आप, किसी एक की धारिता ले लेंगे, तो किसी एक की धारिता कितनी है, 30 माइक्रोफैरड, बटे में संधारित्रों की संख्या ले लेंगे, तो आपने 10 संधारित्र जोड़े हैं तो 10 ले लेंगे। इस तरह से CE की वैल्यू होगी 3 माइक्रोफैरड। टोटल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 3 माइक्रोफैरड। तो ये एक बड़ा इजी तरीका हमारा होगा, इसे भी आपको याद रखना है। तो बेटा ये था आपका संधारित्रों का सीरीज कॉम्बिनेशन। संधारित्रों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे हम लोग, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।